गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने मॉड्यूल डी में जो मॉड्यूल डी है हमारा बीएफएम का मॉड्यूल डी में यूनिट 23 ये सबसे छोटा चैप्टर है बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल। इसको स्टार्ट करेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल, ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें बस वही है, कैपिटल एंड बैंकिंग रेगुलेशंस क्या है और टर्मिनल क्वेश्चंस। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें यही पढ़ना है। बैंकिंग रेगुलेशन बीआईएस सपोर्ट कब कब था, कंपोनेंट ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। कैपिटल आपको क्या, कैपिटल जैसे ये कैपिटल एंड बैंकिंग रेगुलेशन, कैपिटल किसे कहते हैं? तो कैपिटल वो क्या होता है, प्रमोटर द्वारा इन्वेस्ट की गई। प्रमोटर कोई भी होता है जो अपनी पूंजी जो है या जो अपनी पूंजी जो कंपनी में लगाता है उसे ही कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। कैपिटल कहते हैं प्रमोटर के द्वारा जो पूंजी कंपनी में लगाई जाती है, ठीक है। तो हमारे बैंक के लिए प्रमोटर कौन है? हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, या प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट गवर्नमेंट है। तो वहाँ पे प्रमोटर जो कैपिटल लेके आता है वो उसे पूंजी लेके आता है, उसे कैपिटल कहते हैं। तब कहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ठीक है। कोई भी बिजनेस अगर है तो जिसमें अमाउंट है उसका मैक्सिमाइजेशन ही हम लोग खोजते हैं। एनीबॉडी वुड लाइक टू डू बिजनेस विथ मिनिमम कैपिटल एंड अर्न मैक्सिमम रिटर्न, ठीक है। कम कैपिटल में ज़्यादा रिटर्न पा सकता है। However, other entities such as vendors, customers, leaders, employee that deal with such a business venture would like to deal with a strong business unit, ठीक है। A lender would also like to ensure that the debt equity ratio is debt by equity ratio is क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है ना। बराबर तो नहीं होगा बट रीजनेबल होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। डेट जो है 5:1 माना जाता है, इतना चलेगा, इतना तक बर्दाश्त हो जाता है। बाकी इसके साथ अभी और भी आप ले सकते हैं। इसके साथ रिजर्व एंड सरप्लस है, प्लस अनसिक्योर्ड लोन है, बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ। तो कहता है ए वेंडर वुड लाइक टू गेट पेड इन टाइम एंड वुड therefore look the financial position of the community company. One of the important parameter of financial strength is capital और net worth। किसी भी कंपनी का या किसी भी इंडिविजुअल्स भी कहिए, इंडिविजुअल्स का नेटवर्थ क्या है हम लोग चेक करते हैं ना, उसी तरह से कंपनी के केस में कैपिटल होता है। Thus it become important to have adequate capital and demonstrate that the owners have good stake in the business. A banking business is no exception to this. In case of financial institutions, the capital requirement should not only be sufficient to cover the difference between the expected loss and the worst case losses, ठीक है। Provision for NPA are usually covered by way of financial institution, price and product, but also have adequate return to their shareholders. Capital is a cushion to protect. Capital क्या है? Cushion to protect from the extremely unfavorable conditions, ठीक। अब systematic risk and banking regulation. Systematic risk that a default by one financial institution will create a ripple effect that leads to default by other financial institutions and threaten the stability of financial system. रिपल इफेक्ट क्या है? जैसे रिपल इफेक्ट बड़ा फेमस है, रिपल इफेक्ट, ठीक है। अब ये कोई बैंक है, ठीक है ना, इसके बाद बैंक बी है, बैंक सी है, ठीक है ना, बैंक बैंक 4 है, ठीक है। सब क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, आइदर लेंडिंग में, क्रेडिट में। एक इस पे अगर झटका आता है तो फिर इसको भी प्रॉब्लम होती है, फिर इससे इसको प्रॉब्लम होती है, इससे इसको प्रॉब्लम। तो ये इसके द्वारा जो इफेक्ट आता है इसी को हम क्या कहते हैं? रिपल इफेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये उदाहरण, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक। इफ द मार्केट इज ऑपरेटेड टोटली विदाउट रेगुलेटर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बैंक दैट took risky by keeping low levels of equity capital would find it difficult to attract deposit and might experience a run on deposit। कहता है दिस में लीड टू ए सिस्टमेटिक रिस्क। अब सिस्टमेटिक रिस्क किसे कहते हैं? इफ मार्केट ऑपरेटेड टोटली विदाउट रेगुलेटर या गवर्नमेंट इंटरवेंशन,
Bank that took risk by keeping low level of equity, ठीक है, would find it difficult to attract deposit and might experience a run on deposit, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं, ठीक। मोस्ट ऑफ द कंट्री डू हैव सम टाइप ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस विथ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ डिपॉजिटर। हमारे यहाँ भी डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है ना, DICGC, 5 lakhs की ना, 5 lakhs की अभी अलाउ किया है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पास किया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसी कुछ है, ठीक है। Confidence in deposit banking system. However, deposit insurance system encourage the bank to reduce equity capital to improve the return. Hence, it is necessary to combine deposit insurance with regulators of the capital which is bank must hold. तो अब कहता है BIS अकॉर्ड क्या है। BIS अकॉर्ड 1988 का है। BIS अकॉर्ड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो हमारा है, अकॉर्ड वाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेट इंटरनेशनल रिस्क स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या हुआ था, BIS अकॉर्ड जो हमारा आया था 1988 में आया था। इसमें क्या सबसे पहले क्या हुआ था, रिस्क के मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल रिस्क बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, रिस्क बेस्ड स्टैंडर्ड बनाया गया था किसके लिए, कैपिटल एडिक्वेसी के लिए, ठीक है। इट हैज बीन सब्जेक्ट टू मच क्रिटिसिज्म एंड बीइंग टू सिंपल एंड somewhat arbitrary, but we should not forget that it was the first step of BIS to bring the bank under the capital regulation, ठीक है। सबसे पहले जो 1988 में आया उसी से जो है कैपिटल रेगुलेशन की शुरुआत हुई। एंड सब्सिक्वेंट बेस्ड ऑन prescription improved upon the risk management practices of the bank, keeping 1988 accord as the base foundation. The 1988 base accord was signed by all 12 members of Basel Committee. 1988 का जो BIS अकॉर्ड था, BIS अकॉर्ड उस पे कितने मेंबर्स ने साइन किया था, 15 मेंबर्स। अब किसके, बेसल कमेटी के। बेसल कमेटी के जो 15 मेंबर्स थे कॉल्ड BCBS and paved the way of significant increase in the resources bank devote to measuring, understanding and managing risk। अगर था कुके रेशियो, कुके रेशियो किसे बोलते हैं, कुके रेशियो होता है कैपिटल रिस्क बाई कुके रेशियो या करार, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या है, कहता है द बेसल अकॉर्ड 1988 addressed the requirement of standardization in terms of capital adequacy and benchmark of 8% of करार, 8% करार लगा दिया, was prescribed for the international bank. The relationship of the risk weighted assets to capital was put on place. In India, bank are required to minimum 9%. हमारे यहाँ जो है करार 9% है। बेसल ने जो दिया था सबसे पहले, बेसल 1 अकॉर्ड में जो आया था 8% आया था, ठीक है। तो करार जो होता है टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाई रिस्क वेट एसेट्स, ठीक है। तो इसी को करार बोलते हैं। इन कैलकुलेटिंग द कुके रेशियो बोथ द बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम आर कंसीडर्ड। दे आर यूज्ड टू कैलकुलेट बैंक्स टोटल रिस्क वेट एसेट्स। इट इज अ मेजर ऑफ बैंक टोटल क्रेडिट एक्सपोजर। अब कहता है कैपिटल एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। कैपिटल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो बता रहा है। द बेसिक approach of the capital adequacy framework is that banks should have sufficient capital to provide a stable resource to absorb any losses arising from the risk of business. Capital is divided into tiers. Capital क्या है, tiers में डिवाइड हुआ है, डिवाइड किया गया था, डिवाइड किया गया था, जैसे tier 1, tier 2। तो यहाँ पे है 2 tiers. In this category represent different instruments qualify as a capital. Tier 1 capital consists mainly of the share capital and disclosure reserve, and it is a bank highest quantity capital. It is fully available to cover loss. Tier 2 capital, on the other hand, consists
certain reserve and certain types of subordinate debts. अब कहता है टीयर 1 के कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखिए टीयर 1 के कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले इसमें जो एलिमेंट आता है, टीयर 1 एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड गोइंग कंसर्न। देखिए टीयर 1 को गोइंग कंसर्न कहते हैं, गोइंग कंसर्न। टीयर 2 को गॉन कंसर्न बोलते हैं, गॉन कंसर्न कैपिटल। गोइंग कंसर्न, गॉन कंसर्न, ठीक है। It consists of the common equity tier 1 capital and additional tier 1 capital. The element of common tier 1 capital में क्या क्या आ जाता है? tier 1 capital में सबसे पहले क्या आएगा? paid up capital आता है, ठीक है। tier 1 capital में सबसे पहले आता है paid up capital, दूसरा आता है statutory reserve, तीसरा आता है other disclosed reserve assets, ठीक है, free reserves। उसके बाद आता है stock surplus, ठीक है। उसके बाद आता है रिजल्टिंग फ्रॉम इशू ऑफ कॉमन शेयर। स्टॉक सरप्लस कहाँ से आता है? शेयर के इशू करने के बाद, इशू ऑफ कॉमन शेयर्स, इशू ऑफ कॉमन शेयर्स, ठीक है। टीयर 1 कैपिटल में आता है पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, अदर फ्री डिस्क्लोज रिजर्व्स, ठीक है। स्टॉक सरप्लस आ गया, जो इशू होता है, इशू होता है शेयर तो उससे मिलता है। कैपिटल रिजर्व आता है, कैपिटल रिजर्व आता है रिप्रेजेंटेटिंग सरप्लस राइजिंग आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स। रिवॉल्यूशन रिजर्व आता है, रिवॉल्यूशन रिजर्व आता है रिप्रेजेंटिंग surplus arising out of the sale proceeds of the assets. Revaluation reserve as reflected the face value of the balance sheet at discount of 55%। इसको बोलते हैं रिजर्वेशन रिजर्व एट 55% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये सभी चीजें इसमें आती है, ठीक है, इंक्लूड किया है। द एलिमेंट ऑफ एडिशनल टीयर 1, अब एक एडिशनल टीयर 1 कैपिटल होता है। एडिशनल टीयर 1 कैपिटल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो उसमें आता है PNCPS, परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर, ठीक है। स्टॉक सरप्लस, शेयर प्रीमियम जो होता है, ठीक है। तो एडिशनल T1, ठीक है। इसमें कौन सा आता है? PNCPS। उसके बाद आता है स्टॉक सरप्लस, ठीक है। तीसरा आता है डेट कैपिटल, डेट कैपिटल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन टीयर 1 कैपिटल। तीन चीजें आ गई हमारी एडिशनल टीयर 1 में, PNCPL, परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स, स्टॉक सरप्लस, डेट कैपिटल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन टीयर 1 कैपिटल। उसके बाद आता है एलिमेंट ऑफ टीयर 2। टीयर 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? जो मैंने आपको बताया था, गॉन कंसर्न, गॉन कंसर्न। अब इसमें जो आता है, द एलिमेंट ऑफ द टीयर 2 कैपिटल इंक्लूड अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेट डेट एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व। तो इसमें आता है कौन सा? देखिए जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व, ठीक है। जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व इंक्लूडिंग फ्लोटिंग प्रोविजन विच आर जनरल in nature and not made against the identified assets will be admitted up to maximum 125% of the risk weight। ये कहाँ तक होगा? 125% of the RW risk weight, ठीक है। The excess provision on account of sale of NPA can also be included under general provision subject to maximum 1.25% of the RW, ठीक है। Further excess provision on account of depreciate in the available for sale and held for trading security, then the excess amount subject to tax will also be eligible for inclusion under the tier 2 capital within the। इसी सीलिंग के अंदर सारे जितने भी होंगे ना, इसमें जो भी जनरल प्रोविजन लॉस रिजर्व होंगे, सब 125% ऑफ टोटल RWA होंगे, ठीक है, रिस्क वेट एसेट्स। जो होता है हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट हैविंग close similarity to equity in particular when they are able to support losses on the ongoing basis without triggering
liquidation, may be not included to tier 2. Debt capital instrument eligible for inclusion in tier 2 capital and इसमें आया तो उसमें PNCPS था, इसमें क्या हो गया आपको डेट कैपिटल में जो आता है इस एक तो हो गया जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व, ठीक है, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा क्या आता है, PCPS आता है, परपेचुअल कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स। उसके बाद आता है रिडेमनल रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद है RCPS, PCPS भी आ गया, RNCPS आ गया, RCPS आ गया, ठीक है। पार्ट ऑफ द अपर टियर 2 कैपिटल बॉन्ड, इंडिया हैव नॉट रेज्ड फंड अंडर दिस इंस्ट्रूमेंट, अभी नहीं चल रहा है। अब कहता है इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी है। The investment reserve excess provision on account of the depreciation in the available for sale or held for trading category in any year should be credited in profit and loss account and equivalent amount net of taxes if any and net of transfer of statutory reserve as applicable to such excess provision should be appropriated to investment reserve account in the schedule 2 of reserve and surplus under the head revenue and reserve in the balance sheet. This would be eligible. चलिए यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट रिजर्व कौन सा है, दिस वुड बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन टियर 2 कैपिटल विद इन द ओवरऑल सेलिंग ऑफ, इस ये भी जो है इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो है वो भी 1.25% ऑफ RWA होगा, ठीक है, कि विद ही नहीं अंदर में ही होगा। तो कहता है गोइंग कंसर्न कैपिटल विच ऑब्जॉर्व लॉसेज विदाउट ट्रिगरिंग बैंक्रप्सी ऑफ द बैंक, कौन कंसर्न कैपिटल इज कैपिटल विच एब्जॉर्ब लॉसेज ओनली सिचुएशन ऑफ लिक्विडेशन ऑफ बैंक। तो ये टियर 1 कैपिटल क्या है, बिफोर लिक्विडेशन काम आता है, ठीक है। टियर 2 कैपिटल ये क्या है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन काम आता है। अब कहता है ट्रांजिशनल अरेंजमेंट सेटअप, ऑप्शन ट्रांजिशनल इन टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइटल्ड वेसल 3 ग्लोरी regulatory framework for one more resilient bank and banking system released by Basel Committee on Banking Supervision in the December 2010, ठीक है। Will continue to be recognized as eligible instrument under Basel 3 which becomes operational being 2013 in a phase manner. Hence banks should not use tier 1 tier 2 capital instrument with setup ऑप्शन विथ, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्टेप ऑफ डिडक्शन फ्रॉम टियर 1 कैपिटल, द फॉलोइंग डिडक्शन शुड बी मेड फ्रॉम टियर 1 कैपिटल। टियर 1 कैपिटल जो होगा इसमें से क्या घटा देना है, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स जो है एंड लॉसेस इन द करंट पीरियड and those brought forward from the previous period should be deducted from the tier 1 capital, ठीक है। तो intangible assets and loss, ठीक, in the current period and those brought forward from the previous period should be deducted, ठीक है। सेकंड कहता है क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो हम बनाते हैं रिजल्ट इन टियर 1 कैपिटल ऑफ द बैंक विदाउट एनी tangible assets being added to the bank balance sheet, therefore DTA is which is an intangible asset should be deducted। तो क्या है, deferred tax assets जो है और दूसरा जो है intangible assets and losses करंट पीरियड का, ये क्या करेंगे माइनस करेंगे, टियर 1 से माइनस करेंगे। अब कहता है डिडक्शन और टियर 1 टियर 2 कैपिटल, इक्विटी एंड नॉन इक्विटी एंड नॉन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। The investment of a bank in equity as well as the non-equity capital instrument issued by subsidiary should be deducted 50% each tier 1 tier 2 capital, ठीक है, 50% each लेना है। अब कहता है credit enhancement pertaining to the securitization of and standard asset, treatment of first loss facility, first loss credit enhancement provided by the originator shall be reduced from the capital fund and a deduction shall be capped at the amount of capital that bank would have to required hold for full value of assets
that they had not been securitized. The deduction shall be made 50% of tier 1 and 50% of the tier 2 capital. Credit enhancement pertaining to securitization of स्टैंडर्ड एसेट. अब स्टैंडर्ड एसेट्स का जब आप सिक्योरिटाइजेशन करते हैं तो क्या होगा उसमें, ठीक है. तो कहता है कि जो डिडक्शंस हैं ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉस फैसिलिटी वो टीयर 1 से 50% और टीयर 2 से 50% लिए जाएंगे. सेकंड कहता है ट्रीटमेंट ऑफ सेकंड लॉस फैसिलिटी कौन सी होगी. सेकंड लॉस credit enhancement provided by the originator shall be reduced from the capital fund to the full extent that it shall be made 50% from the tier 1 and 50% to capital. ठीक है. कहता है treatment of credit enhancement provided by third party. In case of bank is acting as a third party service provider, the first loss enhancement provided by it shall be reduced from capital and full extent and as the case of the treatment first loss facility. उसका next कहता है underwriting by the originator. Security issued by the special purpose vehicle and developed and held by the banks in excess of 10% of the original amount of issue, including secondary market purchase, shall be deducted 50% of the tier 1 capital and tier 2 capital. ठीक है. Security issued by a special purpose vehicle and developed held by the bank in excess of 10% of the original amount. Underwriting by the third party service provider. If the bank has underwritten security issued by the SPV developed and held by the bank, ये भी क्या होगा 50% टीयर 1 और टीयर 2 से डिडक्ट होगा. अब कहता है लिमिट फॉर टीयर 2 एलिमेंट. टीयर 2 एलिमेंट शुड बी लिमिटेड टू द मैक्सिमम 100% ऑफ टीयर 2. अब मान लीजिए टीयर 1 कैपिटल जो है, टीयर 1 कैपिटल आपका 1000 करोड़ है, ठीक है, 1000 करोड़ है और टीयर 2 दे दिया आपका 2000 करोड़. तो हम जो टीयर 2 लेंगे ना वो मैक्सिमम क्या लेंगे, टीयर 1 कैपिटल के बराबर लेंगे. मतलब ये टोटल हमारा 2000 करोड़ होगा. तो वही कह रहा है यहाँ पे द एलिमेंट शुड बी लिमिटेड 100% ऑफ टीयर 1 एलिमेंट. ठीक है. अंडर बेसल 3 रेजिम विच प्रेजेंटली इफेक्टेड फ्रॉम जनवरी 2013 onwards, the tier 1 and tier 2 capital structure is suitably reorganized. Bank have to implement Basel 3 fully by March 2009. ठीक है. Basel 3 would be fully implemented and capital structure of the bank would as per the table. अब ये capital structure आप देख लीजिए. ठीक है. सबसे पहले कहता है मिनिमम CET1 क्या होगा. CET1 तो ये मिनिमम CET1 5.5% होता है. ठीक है. अब इसके बाद जो है ना हम बनाते हैं CCB कैपिटल कंजर्वेशन वेपर 2.50%. ठीक है. अब यहाँ पे जो आता है हमारा इसके बाद जो आता है CCB हो गया. उसके बाद मिनिमम टीयर 1, मिनिमम T1, मिनिमम CET1 प्लस रेशियो ऑफ CCB. तो ये कितना हो जाता है 8% रखना है इसमें मिनिमम. ये क्या है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. ठीक है. अब कहता है हमने तो ये मिनिमम टीयर 1 में दो चीज देख ली थी, मिनिमम CET1 कैपिटल. ठीक है. तो एडिशनल भी तो था वहां पे एडिशनल टीयर 1, तो वो क्या था 1.50%. तो ये टोटल जो है हमारा मिलकर हो जाएगा 7%. अब उसके बाद टीयर 2 कैपिटल जो है टीयर 2 के लिए जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व जब आप डालेंगे तो ये 2% हो जाएगा और टोटल हमारा जो रेशियो हो जाएगा टोटल 9%. ठीक है. तो मिनिमम कैपिटल टोटल कैपिटल रेशियो क्या होगा CCB का 11.50%. ठीक है. इसको CCB को इसमें जोड़ देंगे. ठीक. 11.50% हो जाएगा. Capital conservation and objective. The capital conservation buffer is designed to ensure that the bank built up capital buffering during the normal times, which can be drawn down as losses are incurring during the stress period. The requirement is based on the simple conservation rules designated to avoid breaches of the minimum capital requirement. Banks are required to maintain a capital conservation buffer of 2.5%. comprised CET1 and regulatory capital of 9%. The below table of minimum capital conservation ratio of the bank meet various levels of capital tier 1 capital ratio. ठीक है. अब इसमें एक चीज देखिए, ये मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन जो है इंडिविजुअल बैंक के लिए दिया हुआ है, ये रेंज है हमारा
सब में क्या है 0.625 का डिफरेंस है। आप यहाँ देखेंगे 5.5 में आप जोड़ेंगे 0.625 तो ये 615 आ जाएगा। तो ये सिर्फ 0.625 का डिफरेंस है। अब ये कहता है किसी की जो है ना करंट इक्विटी रेशियो जो अगर है CET1 जो है इस रेंज में है तो उसको मिनिमम अमाउंट जो है ना उसको क्या करना है, कंजर्व करना है 100%। ठीक है, इस रेंज में है तो 80%, इस रेंज में है तो 60%, इस रेंज में है तो 40%, और 8 से ऊपर अगर है तो उसको 0%, वो पूरा का पूरा अपना बांट सकता है जो भी प्रॉफिट और डिविडेंड है। RBI has permitted bank to create रिजर्व इन फेज मैनर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 एंड लेवल ऑफ 0.625। मैंने पहले ही बताया था इतने का डिफरेंस। 2017 में 10.25 होना था, 2018 में 8.72 10.875 होना था, 2019 में 11.50 होना था। अब यहाँ एक देखिए काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर क्या है? काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर regime is twofold. Firstly, it requires bank to build up a buffer of capital in good times, which may be used to maintain flow of credit to the real sector. ठीक है, the CCB counter cyclic capital buffer may be maintained in the form of CET1 capital only, and the amount of CCB may be vary from 0 to 0.25% of RW. एक कीवर्ड्स है बैंकिंग रेगुलेशन, कुके रेशियो, सिस्टमेटिक, डिपॉजिट इंश्योरेंस, रिस्क वेट एसेट, एक्सपेक्टेड लॉस, एक टर्मिनल क्वेश्चन है। आप इसको फ्रेंड्स देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत छोटा चैप्टर था, अभी आज ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। ठीक है, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये घंटी वाली जो बटन है ना इसको दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।